Identify the pair of physical quantities which have different dimensions. Wave number and Rydberg's constant. वेव नंबर कोई बताएगा क्या होता है? वेव नंबर 1/λ होता है. देखो वेव नंबर होता है न्यू बार, ये होता है वेव नंबर, और ये होता है 1/λ. लैम्डा की ऐसा यूनिट होती है मीटर. तो इसकी डायमेंशन क्या होती है बताइए? L-1. अब रिडबर्ग्स कांस्टेंट बताइए कौन से फॉर्मूले में आता है? कोई बताएगा फॉर्मूला ऐसा जिसमें रिडबर्ग्स कांस्टेंट आता हो? ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें रिडबर्ग्स फॉर्मूला याद है आपको? एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा, दोनों में पढ़ा हुआ है. ये रिडबर्ग्स फॉर्मूला. हाँ जी बोलो बोलो, अनु बताओ क्या कह रहे हो? हाँ बताओ. कई सारे 1 - 1 करके. सुनो आप, ये लोअर शेल है, ये हायर शेल का नंबर है. 1/λ = RZ², 1/NL का स्क्वायर माइनस 1/NS का स्क्वायर, ये होता है. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं पढ़ाऊंगा ना, फिजिक्स में है एटॉमिक स्ट्रक्चर. तुम्हें कैसे पता होगा एटॉमिक फिजिक्स में भी है? ठीक है. तो फिर यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर इसमें एक बात बताओ, सुनो आप, ये तो जैसे ही फॉर्मूला आता है ऐसे टिप्स पे रिडबर्ग्स फॉर्मूला सर 1/λ = RZ² 1/NL ऐसा होना चाहिए तुरंत. मतलब टोटल लगभग 1400 फॉर्मूले हैं. बुकलेट दे देंगे, वो बुकलेट चिंता ना करो. अभी ना कुछ सिलेबस हुआ नहीं देंगे. सुनो आप, जेड क्या होता है? जेड का कोई यूनिट है नहीं. जेड की तो कोई यूनिट डायमेंशन होती नहीं, एटॉमिक नंबर है. तो क्या नंबर? ये भी नंबर है दोनों. तो 1/λ = R हो जाएगा डायमेंशन वाइज. तो यहाँ पे R रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, तो R की क्या हो जाएगी बताइए? यहाँ पे L-1 ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना? L-1 आएगा यहाँ पे. अच्छा अब सुनो, R की L-1 हो जाएगी. वेव नंबर की भी क्या होती है? L-1. ये तो सही है यार. स्ट्रेस और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बताइए क्या होता है? गामा होता है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है. तो नीचे स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो ये भी स्ट्रेस है और इसकी भी वही डायमेंशन आएगी इसका मतलब. तो ठीक है ना, ये भी सही है. कोर्सिविटी एंड मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये ना सेम होते दोनों, एक ही मतलब है, ठीक है ना? ये दोनों का मतलब एक ही है. ये आगे एक टॉपिक आएगा, एक्स्ट्रा टॉपिक करके पढ़ाएंगे, हिस्टेरिसिस कर्व. सब्जेक्टिव में आता है बोर्ड्स में, बोर्ड्स के लिए करवाते हैं इसको, ठीक है ना? इनका मतलब उसी टाइम समझ में आएगा, अभी तो चक्कर खा जाओगे अभी समझाओगे तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों का मतलब एक ही है. मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम होते हैं, वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना? बस नाम अलग अलग है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट, इनकी अलग अलग होती है. कैसे? सुनो आप, कोई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बताएगा? ऐसा कोई फॉर्मूला बताता हो, किसको पता हो कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटी, कोई आइडिया हो? बताओ. ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, दूसरों को ऐसे ही लगेगा ये क्या बोल रहा है, इसने कोचिंग भी नहीं ली. आपने कहाँ पे कोचिंग, मतलब स्कूल में गए पे हो? स्कूल कौन सा था आपका? गवर्नमेंट स्कूल था. मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में चाहे पढ़ाई होती हो ना होती हो, सेकेंडरी इशू है. जो आज का पेपर आने लग गया ना, नीट का और IIT का, आज से 20-30 साल पहले जो पेपर आता था वो ऐसा आता था कि उसके लिए एक स्पेशल कोचिंग की जरूरत थी. स्पेशल कोटा जाओ, उसके बिना मतलब सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वैसी कोचिंग कुछ ही टीचर्स दे पाते थे. एक स्पेशल ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग ले लेता था उसका सिलेक्शन हो जाता था. गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया. उन्होंने कहा यार जिनके पास पैसे हैं वो तो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, और वो बच्चे जिनके पास पैसे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, हालांकि वो टैलेंटेड थे नहीं. और जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेचारों के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो रियल टैलेंट है, वो उनकी वजह से देश ऊपर जाएगा. उनको आपके बाहर, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है. तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो पेपर था ना, पेपर उसका लेवल गिराते 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 उस लेवल तक पहुंचा दिया कि अब देखते हैं सरकारी स्कूल वाला बच्चा भी सिलेक्ट होएगा. एक काम करो, SGD से NCERT की लाइनें लिख दो, SGD फॉर्मूला बेस बना दो पेपर पूरा का पूरा, और अब वही बच्चा सिलेक्ट होएगा. सिलेबस हमने एक जैसा पढ़ रखा होगा. अब यानी कि पेपर ऐसा नहीं लग गया, एक अलग से कोचिंग की जरूरत ही नहीं है वैसे देखा जाए तो. ये रियल बता रहा हूँ.
फिर सर हम कोचिंग क्यों लें? कोचिंग आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए ले रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के, गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ स्कूलों में पढ़ के बिना कोचिंग लिए आपका जो स्कोर आएगा उसमें एक टीचर की हेल्प मिल गई तो स्कोर बढ़ जाएगा, बस सिलेक्शन वहां पे रह के भी हो सकता है, क्योंकि पेपर वही आ रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर पढ़ा रहा है उसी में से आना पेपर। तो एग्जैक्टली अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जरूरत बस उसी चीज को, बस कोचिंग में क्या हो रहा है उस चीज को और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बस चीज वही है, उसी चीज को थोड़ा सा समझा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के फिर करवाया जा रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही बता दूं भाई, ये सारी चीजें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं ये कर क्या रहे हैं, आज भी वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो 20 साल पहले पढ़ाते थे, वो पेपर में आ ही नहीं रहा, वो पेपर में आ नहीं रहा, तो बच्चों के साथ तो स्कैम हो रहा है बहुत बड़ा, वो तो पेपर में ही नहीं आ रहा, पेपर में क्या आ रहा है गवर्नमेंट स्कूलों वाला। आपका नीट का पेपर दिया था इस साल, कितना स्कोर बन रहा है? 400 बन रहा है ना, आकाश वालों का 250 का स्कोर बन रहा है, बोर्ड में फेल आधे से ज्यादा, सही बता रहा हूँ। हमने जो है अभी फॉर्म भरे हैं, मतलब श्रवण सर दिल्ली जाके यहाँ पे करीबन 50 से 40 से एक बच्चे एनरोल थे, मतलब जो स्कूलिंग के अंदर, और उनके फॉर्म भरवा के री का, बताओ अब। और नीट नाट तो भूल ही जाओ, नीट नाट का तो बहुत दूर की बात है, ये चीज है। और ऐसी बात नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे अच्छे, एक गुड़िया मोनिका आती है उधर बैठी तो नहीं, उसका जो है ना, उसके 10th में 100 में से सारे सब्जेक्टों में, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं, सारे सब्जेक्टों में 100 में से 100 चाहे कोविड वाले हो, उसके स्कूल टीचर आया था, मतलब वो करवाने के लिए, उन्होंने कहा था कि सर ये हमारे स्कूल की टॉपर थी, 1 नंबर भी नहीं कटने वाला था इसका, वैसे भी नहीं कटता, नहीं कोविड होते तो भी 99 तो फिर भी आते इसके, तो ये बिल्कुल ब्रिलियंट स्टूडेंट है, स्कूल की टॉपर थी ये बच्ची, ठीक है ना, बिल्कुल ब्रिलियंट। अभी उसके कितने आए हुए 12th में? आकाश में थी 2 साल, 59%, री का फॉर्म भरवा के आए उसका। बताओ ये हालत है, ये कर दिया भाई आकाश ने, कर दिया डमाडोल। 11th में तो कुछ भी नहीं करवाया बोर्ड्स का, भाई ये पढ़ लो, अरे कुछ तो आना चाहिए, कुछ भी नहीं करवाया था। सुन लो ध्यान से, स्पेसिफिक कैपेसिटी, सुन लो, अरे फॉर्मूला कहाँ गया यार वो, एक था Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T, सुन आप ध्यान से, ये तो है, देखो एक तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू MS डेल्टा T, और एक होता है Q इज इक्वल्स टू MLF। वैसे बोर्ड्स का और कंपटीशन का एक ही मतलब है 12th के अंदर, तो 12th में कोई फर्क नहीं है, 11th में लिखने का फर्क है, बस चीजें सेम है। ये फॉर्मूले नहीं होते क्या बोर्ड्स में, ये फॉर्मूले बोर्ड्स में भी होते हैं और कंपटीशन में भी होते हैं, ठीक है। बोर्ड का नहीं, वो कंपटीशन का भी नहीं कराते, कुछ ही नहीं मतलब जो है MS डेल्टा T हाँ सही बता रहा हूँ ना, वो बोर्ड है ना, वो कंपटीशन नहीं क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, MS डेल्टा T ये MLF है। ये है कि जूल, सुना ध्यान से, इसकी क्या होती था, ये जूल, ये होती है किलोग्राम, और ये होता है टेम्परेचर केल्विन, इसकी होता है क्या होती है जूल, और ये क्या होता है किलोग्राम। अब सुनो आप, स्पेसिफिक कैपेसिटी यूनिट क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक कैपेसिटी यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन होगी, और इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, जूल पर केजी होगी, ये वाली यूनिट और इसकी यूनिट क्या आ रही है बताइए, अलग अलग, तो डायमेंशन भी अलग अलग आएगी। ये LF होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, M होता है मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है हीट एनर्जी, ठीक है ना। और यहाँ पे मास स्पेसिफिक कैपेसिटी और डेल्टा T इनका प्रोडक्ट होता है Q के बराबर। ये फॉर्मूले कहाँ कैसे क्या अप्लाई करते हैं, कैलोरीमेट्री एक टॉपिक आता है 11th में, उस कैलोरीमेट्री के अंदर इस वाले फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करवाई जाती है बहुत ज्यादा, पूरी क्लास लगती है उसके ऊपर, और पूरी क्लास में लगातार ये फॉर्मूले चलते रहते हैं, और स्पेशली इसकी DPP है, DPP के सारे क्वेश्चनों में ये फॉर्मूले लग रहे हैं उसके अंदर, आ रही है बात समझ में आपको, और उसको करने के बाद ये माइंड में सेट होते हैं फॉर्मूले, अदरवाइज नहीं होते। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये जो ना स्पेसिफिक कैपेसिटी रिलेटेड फ्यूजन अलग अलग हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, कोई डाउट है किसी के मन में?